हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल स्टेट जुडिशरी। ऑल स्टेट जुडिशरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो we'll gonna learn about Uttar Pradesh Revenue Code 2006. First we will commence with the introduction part. So this video will going to be very important for all examination. So let's get started with introduction part. अब हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितने स्केड्यूल्स हैं। यस, इन दिस एक्ट देयर आर 16 चैप्टर्स, 234 सेक्शंस एंड 4 स्केड्यूल्स। और ये क्या करता है फ्रेंड्स, सभी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करता है जो कभी ओल्ड लॉज में आया करती थी। एंड थर्डली हम बात करेंगे इसकी इनेक्टमेंट डेट की और फिर इसकी इन्फोर्समेंट डेट की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक्ट 2006 का है एंड इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है आपकी 12 दिसंबर 2012, एक्ट नंबर 8 ऑफ 2012 है। फ्रेंड्स, आपका जो इनेक्टमेंट डेट होती है वो हमारी, यानी कि जिस दिन इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी वो डेट हमारी 12 दिसंबर 2012 थी। एंड हम बात करें इसकी एनफोर्समेंट डेट की, तो पहली एनफोर्समेंट डेट इसकी 18 दिसंबर 2015 है। यानी कि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो एनफोर्स किए गए 2015 में एंड फाइनली ये 11 फरवरी 2016 में कंप्लीट तरीके से एनफोर्स कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसका ऑब्जेक्ट, which is very important for mains examination, especially for judicial services. So हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। What is the object of उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006? तो let's get started that हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो क्या कर रहा था फ्रेंड्स, काफी टाइम से कंटिन्यूसली फेस कर रहा था काफी प्रॉब्लम्स, और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। जैसे हम बात करें, इसके अंदर टोटल 39 इनेक्टमेंट थी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, बट सम ऑफ द लॉज वर ईदर कॉन्ट्रेरी टू अनदर और बीइंग अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक एरिया। या तो कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो काफी कॉन्ट्रेरी थे, काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ एरिया, स्पेसिफिक एरिया पर ही अप्लाई किए जा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लॉ मेकर्स को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को। तो इसीलिए क्या होता है, 2006 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमारा पिक्चर में आती है एंड ये क्या बोलती है कि सभी ओल्ड लॉज को क्या कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए और कंबाइंड करके एक न्यू एक्ट तैयार करा जाए जो क्या करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, इजियर वे में प्रोवाइड करेगा जस्टिस सभी उन लैंड होल्डर्स को जो कंप्लीटली डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पर। यानी कि ऐसा होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जैसे कि विलेजेस, वहां पर क्या होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कंप्लीट तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर अपने डिपेंड होती हैं कंप्लीट तरीके से। तो उनको जस्टिस मिलने में काफी टाइम लग जाता था और जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो इसीलिए फिर 2006 में ये एक्ट आपका तैयार हो जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी ये है कि जो इसकी एसेंट है, प्रेसिडेंट की एसेंट इसमें 2012 में 12 दिसंबर में मिली। इजी है ये डेट याद करना, 12 ही दिसंबर है और 12 ही मंथ है, यानी कि 12 वेरी इजी, 12 ये इसकी इनेक्टमेंट डेट है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डेफिनेशंस को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। मीन्स हम यहाँ पर जो भी डेफिनेशन कवर करने वाले हैं उसका मीनिंग आगे एक्ट्स के अंदर जो भी टर्म यूज की गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। सो सेक्शन 4 क्लोज 1 हमारा क्या बोलता है कि आबादी और विलेज आबादी, ये आबादी और विलेज आबादी को डिफाइन करता है। मीन्स सच एरिया इन विच
A village which of the date of commencement of code is being used for the purpose of residence of its inhabitants or for ancillary thereto such as sahan and green trees, wells, etc. or which may have been reserved for such use. यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये एक्ट कमेंस किया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी लोग रह रहे थे वहां पर इनहेबिटेंट्स और जो भी चीजें यूज कर रहे थे जैसे सहान, ग्रीन ट्रीज, वेल्स वगैरह, ये सब चीजें रिजर्व थी उन लोगों के लिए और इन्हीं सब चीजों को और प्लस ये जो इनहेबिटेंट्स थे इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, आबादी और विलेज आबादी। अब हम बात करें सेक्शन 4 क्लोज 2 की, तो जो हमारा बता रहा है एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। मीन्स हमारा एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है सभी चीजों को, जैसे हॉर्टिकल्चर बाग वगैरह हो गए, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पिसिकल्चर यानी कि जो ये टर्म रिलेट करती है फिश से, फिश फार्मिंग से, फ्लावर फार्मिंग हो गई, बी कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये सभी चीजें हमारी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 5 की, जो हमारा डिफाइन करता है भूमि प्रबंधक समिति। फ्रेंड्स, ये समिति जो है काफी इंपॉर्टेंट समिति है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या होती है, ये हमारा सेक्शन 4 क्लोज 5 बताता है। मीन्स भूमि प्रबंधक समिति मीन्स अ समिति कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 28A ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। मीन्स हमारी जो ये भूमि प्रबंधक समिति है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी सेक्शन 28A के तहत यूपी पंचायत राज के अंदर। फिर हम बात करते हैं बोर्ड की, जो हमारा सेक्शन 4 क्लोज 6 में डिफाइन करा गया है। इट मीन्स द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, यानी कि हमारा बोर्ड ऑफ रिवेन्यू भी बोर्ड के अंदर है। एंड सेकंड हम बात करें जो हमारे सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो भी हमारा बोर्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 8 की, जो डिफाइन करता है कलेक्टर को। इट मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 12 क्लोज 1 एंड शेल इंक्लूड, यानी कि क्या होगा, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो हमारा राज्य सरकार यहाँ पर अपॉइंट करने वाली है। एंड इसके अंदर हमारा एडिशनल कलेक्टर जो सेक्शन 12 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें एक असिस्टेंट कलेक्टर होगा फर्स्ट क्लास, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और इसके सभी फंक्शंस और इसकी इंपॉर्टेंट चीजें डे टू डे हमारी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहेगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 9 की, जो हमारा बात करता है कंसोलिडेटेड गांव फंड। इट मीन्स दैट द कंसोलिडेटेड गांव फंड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 69, यानी कि हमारा कंसोलिडेटेड गांव फंड क्या होगा, जो हमारा सेक्शन 69 के तहत कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 10 की, जो हमारा पर्टिकुलरली फैमिली को डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम बात करें यूपी रिवेन्यू कोड की, जो कि कंप्लीटली एग्रीकल्चर लैंड से कनेक्टेड हमारा ये एक्ट है, तो इसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे फैमिली। फैमिली क्या होती है उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग। मीन्स इन रिलेशन टू टेन्योर होल्डर, ये टेन्योर होल्डर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज वाइफ और हर हस्बैंड अदर देन अ जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड। मीन्स यहाँ पर जो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ है या फिर हस्बैंड है वो आपका फैमिली के अंदर इंक्लूड नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड हम बात करें यहाँ पर माइनर सन एंड माइनर डॉटर्स भी फैमिली के अंदर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैरिड डॉटर्स फैमिली के अंदर नहीं आएंगी। फिर हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि फैमिली के अंदर इंक्लूड करता है कि यदि अगर हमारा जो ट्रांसफरी है वो माइनर है और तो उसको हमें ट्रांसफर करना है कोई भी पर्टिकुलर लैंड, तो उसके लिए फैमिली कौन होगा, उसमें हमारा फैमिली होगा उसके पेरेंट्स, उस व्यक्ति के, यानी कि उस माइनर के जो पेरेंट्स होंगे वो यहाँ पर फैमिली के अंदर आ जाएंगे। तो इतनी बात हो जाती है सेक्शन 4 क्लोज 10 की, फैमिली से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 4 क्लोज 11 की, जो हमारा बताता है ग्रूव लैंड, यानी कि ग्रूव लैंड क्या होते हैं। इट मीन्स एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लैंड इन अ होल्डिंग हैविंग ट्रीज नॉट इंक्लूडिंग पपाया और बनाना प्लांट्स, यानी कि
सभी स्पेसिफिक पार्ट जो होल्डिंग है हमारा लैंड का, उस सबको हम क्या बोलेंगे, ग्रूव लैंड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है उसमें पपाया का ट्री और बनाना का ट्री नहीं होना चाहिए। इसको हम ग्रूव लैंड के अंदर डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं करेंगे। और इसमें क्या होना चाहिए, क्या करता है, प्रिक्लूड करता है, यानी कि फुली ग्रोन, यानी कि वो फुल ग्रोन होने चाहिए ट्रीज, कंप्लीट तरीके से, पूरे प्रॉपर तरीके से ग्रोन होने चाहिए। जो उसका पोर्शन है उसको हम प्राइमरीली क्या बोलेंगे, वो यूज हो रहा हो ट्रीज के से रिलेटेड, तो उसको हम ग्रूव बोलते हैं। तो इसलिए ग्रूव लैंड हमारे वो लैंड होते हैं जहां पर हमारे ट्रीज प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट तरीके से क्या होते हैं, ग्रोन होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 14 की, जो डिफाइन करता है लैंड को। इट सेज दैट एक्सेप्ट, यानी कि चैप्टर 7, चैप्टर 8, सेक्शन 80, सेक्शन 81 एंड 136, लैंड मीन्स अ लैंड हेल्ड और ऑक्यूपाइड फॉर पर्पज ऑफ कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ जो हमने टर्म यूज करी है लैंड, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अंदर, वो रिलेट करती है सिर्फ एग्रीकल्चर से कनेक्टेड चीजों को लेकर। सेक्शन आपका 80, 81 एंड 36 इसमें नहीं इंक्लूड होगा और ना ही चैप्टर 7 और 8 इंक्लूड होने वाला है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 16 की, जो हमारा रेवेन्यू कोड की बात करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेवेन्यू कोड्स हमारी क्या होती है, मीन्स ऑल कोड्स। देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं हमारे, जो सभी हमारे रेवेन्यू कोड के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे हम बात करें बोर्ड की, अभी हमने बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन देखी है वो, और सभी उसके मेंबर्स जो हैं हमारा रेवेन्यू कोड के अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कमिश्नर्स की, एडिशनल कमिश्नर्स की, यानी कि कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर लगभग सेम होते हैं और सेम तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है। सिर्फ ये एक से ज्यादा है तो एडिशनल कमिश्नर हो गया। वैसे ही सेम हम बात करें कलेक्टर्स की और एडिशनल कलेक्टर्स की, एक से ज्यादा अपॉइंटेड है तो एडिशनल कलेक्टर हो गया। फिर हम बात करते हैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स की, यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स भी हमारे रेवेन्यू कोड की कैटेगरी में आ जाते हैं सेक्शन 4 क्लोज 16 के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, रिकॉर्ड ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स, तहसीलदार, तहसीलदार हमारा जुडिशियल एंड नायब तहसीलदार, ये सभी हमारे कोर्ट्स के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली प्रीलिम्स में आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा कि कितनी कैटेगरीज यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की बताई गई है। टोटल 8 कैटेगरीज है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 17, जो डिफाइन करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने यहाँ पर 2 टर्म पढ़ी है, एक पढ़ी है हमने रेवेन्यू कोर्ट और दूसरी पढ़ी है हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स। यानी कि जो हमारा सेक्शन 4 का क्लोज 16 है वो कोर्ट को बताता है, और जो हमारा सेक्शन 4 का क्लोज 17 है वो हमारा बताता है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। तो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से होने वाले हैं, हमारा कमिश्नर, फिर हम बात करते हैं एडिशनल कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर, द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, द रिकॉर्ड ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, तहसीलदार, तहसीलदार जुडिशियल, नायब तहसीलदार एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये सभी हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं जो हमारे यूपी रेवेन्यू कोड के अंदर 2006 इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम इसमें आगे आपको हर एक ऑफिसर को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके समझाने वाले हैं कि कमिश्नर्स के क्या फंक्शंस होते हैं और क्यों अपॉइंट किया जाता है, या फिर कोई भी इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, उसकी कहाँ तक की पावर है और वो किन किन एरियाज में काम करता है। फिर हम बात करें सेक्शन 4 क्लोज 20 की, जो डिफाइन करता है विलेज। यस,
फ्रेंड्स, विलेज को डिफाइन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा उत्तर प्रदेश का, उसमें काफी सारे विलेजेस भी आते हैं। मीन्स एनी लोकल एरिया विच कॉम्पैक्ट और अदरवाइज रिकॉर्डेड एज अ विलेज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, यानी कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि हम बात करें टोटल हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी की। अब इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ हमारे विलेजेस होते हैं, और जो एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, उनकी एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है जिसमें हमारे विलेजेस आ जाते हैं सारे, और उन विलेजेस को कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करेगी कि ये विलेज है या फिर विलेज नहीं है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कौन से विलेज होंगे, विलेज हमारा स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर खुद डिक्लेयर करती है। तो सेक्शन 420 सिंपल बात करता है वो लोकल एरिया जो अदरवाइज या किसी तरीके से क्या है, रिकॉर्डेड है एज अ विलेज। बात करते हैं सेक्शन 4 क्लोज 23 की, जो हमारा डिफाइन करता है एग्रीकल्चर ईयर। सेक्शन 4 क्लोज 23 बताता है एग्रीकल्चर ईयर क्या होगा। इट मीन्स एन ईयर विच बिगिन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड एंड्स ऑन 13th day ऑफ जून ऑफ कैलेंडर ईयर। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज एज फर्स्ट ईयर, यानी कि एग्रीकल्चर ईयर को हम क्या बोलते हैं, फसली ईयर भी बोलते हैं। और दोस्तों ये स्टार्ट होता है आपका 1 जुलाई को और ये एंड्स होता है 13th day ऑफ जून। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई को एंड एंड होता है 13 जून को। इसको हम फसली ईयर भी बोलते हैं और एग्रीकल्चर ईयर भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडियरी की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। सो व्हाट इज इंटरमीडियरी? तो अगर हम बात करें इंटरमीडियरी की विद रेफरेंस टू एनी स्टेट, यानी कि कोई भी स्टेट यानी कि संपत्ति, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और पीस ऑफ लैंड। इंटरमीडियरी मीन्स अ प्रोपराइटर, इसमें प्रोपराइटर होगा, अंडर प्रोपराइटर और सब प्रोपराइटर, ठेकेदार, परमानेंट लेसी इन अवध एंड परमानेंट टेन्योर होल्डर ऑफ सच स्टेट, और या फिर परमानेंट टेन्योर होल्डर भी हो सकता है और पार्ट या फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट का भी हो सकता है। यानी कि ये पर्टिकुलर लैंड है हमारा, तो जरूरी नहीं है कंप्लीट पर्टिकुलर लैंड का ओनर होगा, हो सकता है ये इतने पर्टिकुलर एरिया का टेन्योर होल्डर हो या फिर ठेकेदार हो या फिर सब प्रोपराइटर हो। अब हम इन टर्म्स को क्लियर तरीके से आपको बताते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जो इसमें कुछ चीजें होती हैं, स्पेशली 3 चीजें होती हैं। एक होता है लैंड ओनरशिप, एक होता है लैंड ओनरशिप यानी कि उस पर्टिकुलर जमीन का मालिक हो अगर कोई। सेकंड हम बात करें रेंट कलेक्टर, यानी कि रेंट कलेक्टर भी हो सकता है, रेंट कलेक्टर भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा। या फिर किसी भी हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट से कोई भी टर्म यूज करी गई है, जैसे हम बात करें ठेकेदार, यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है, ठेकेदार भी हमारा इंटरमीडियरी हो जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति टेनेंट या कोई भी on the behalf of government acting as a middleman between the state and the actual cultivators of land and he is collecting the rents, that is also an intermediary. So जिन व्यक्तियों की हम यहाँ बात करने वाले हैं वो सब ऑलमोस्ट इंटरमीडियरी की कैटेगरीज में आते हैं। फिर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी एक, बिन जुमला नंबर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सेक्शन 4 क्लोज 29 बात करता है मी जुमला नंबर, और इसको जुमला नंबर भी बोलते हैं। इट मीन्स अ शारजा नंबर डिनोटिंग अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ फील्ड विच हैज थियोरिटिकली बीन पार्टीशन्ड बट फिजिकली हैज नॉट बीन पार्टीशन्ड। मीन्स ये क्या है, जुमला नंबर क्या होता है, मैं आपको इसको क्लियरली बता देती हूँ। सपोज करो ये पर्टिकुलर एरिया हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया है और यहाँ क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया हमारा लैंड एरिया होता है जो हमारा एग्रीकल्चर में आता है या फिर
किसी भी कैटेगरी के अंदर आता है। अब ये फिजिकली क्या हो रहा है इसमें, ये अलग अलग इसके अंदर लैंड एरिया हमारे अलग अलग एरिया हैं और अलग अलग लोगों की ओनरशिप है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर एक व्यक्ति को जुमला नंबर मिला हुआ है। जैसे अगर हम बात करें इसको 1, 2 या कुछ भी XYZ जो भी नंबर होता है 3, 4, 5, 6 मीन्स कि इनको नंबर तो दिए हुए हैं दोस्तों, बट लैंड एरिया ये पर्टिकुलर एक ही है। ये जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल रूप से अलग अलग हो, एक पर्टिकुलर सेम पीस ऑफ लैंड भी हो सकता है, बट सबका जुमला नंबर अलग अलग हो सकता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की, जो हमने अभी तक डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर। सो बने रहिए। थैंक यू सो मच।